हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK एकेडमी पर। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 प्रकरण 8 धातु विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्षों पूर्व हुआ है। निर्मित से लेकर आज तक लगातार विविध प्रक्रियाएं पृथ्वी के गर्भ में और अपने पास होती रहती हैं। उन्हीं का परिणाम है कि विविध खनिजों की, द्रवों की और गैसों की उत्पत्ति हुई है, जैसे ज्वालामुखी का फटना व लावा का निकलना। लावा में अधिक मात्रा में पिघली धातु, मिट्टी का समावेश होता है। अपने आसपास पाए जाने वाले अनेक पदार्थ किसी न किसी तत्व के रूप में होते हैं या उनके यौगिक के रूप में होते हैं। तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभिक काल में उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के अनुसार धातु और अधातु और धातु सदृश इन प्रकारों में किया गया था और आज भी वही फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में क्या अंतर है। पहला अंतर है चमक को लेकर। धातु की सतह चमकदार होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन आयोडीन यहाँ पर एक अपवाद है, वह अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। दूसरा है कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। इन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं और ये अपवाद है। अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती, लेकिन कार्बन का अपर रूप हीरा है, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अतः ये हीरा जो कार्बन का एक अपर रूप है, ये यहाँ अपवाद हो गया। तीसरा अंतर है रूप को लेकर। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल मरकरी ही ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है और इसीलिए इसे थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। अधातुएं रूम टेम्परेचर पर ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर ब्रोमीन अपवाद है। केवल ब्रोमीन ही है जो कि रूम टेम्परेचर पर तरल रूप में यानी द्रव रूप में होता है। चौथा है आघात वर्धिता। आघात वर्धिता क्या होता है? किसी धातु पे अगर आप प्रहार करते हो, उसे पीटते हो और वो एक पतले चद्दर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि आघात वर्धित धातु है। उसके ऊपर आघात करके आप उसे बदल सकते हो, उसका रूप बदल सकते हो। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुएं सामान्यतः आघात वर्धित नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि अधातुओं को आप पीटकर एक चद्दर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला गुणधर्म है तन्यता का। धातुओं को हम पिघलाकर पतली तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। इसीलिए आप उसे गर्म करके या किसी भी अवस्था में एक पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला अंतर है सुचालकता को लेकर। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, अर्थात धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि अधातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता और वह ऊष्मा का भी सुचालक नहीं होता। यह अंतर है घनत्व को लेकर। सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है, वह इनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है, जबकि अधातुओं का घनत्व कम होता है और इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। कोई भी धातु कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए मंदिर में आपने घंटी देखी होगी। लोहे, तांबे या पीतल की बनी हुई घंटी, उसके द्वारा निकलने वाली जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, वो दूर तक जाती है, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। अधातुओं में आवाज़ नहीं निकलता। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं अधिकतर क्रियाशील होती हैं।
वे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आवेशित आयन का निर्माण करती हैं, इसीलिए इन्हें धन विद्युत भी कहते हैं। जो पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं वे सामान्यतः विद्युत के भी सुचालक होते हैं। इसी प्रकार से ऊष्मा के कुचालक विद्युत के भी कुचालक होते हैं, लेकिन हीरा यहाँ पर अपवाद है, जो कि विद्युत का कुचालक है परंतु ऊष्मा का सुचालक है। कहने का अर्थ यह है कि हीरा में हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, लेकिन हीरा गर्म करने पर गर्म जरूर हो जाता है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया और धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। और फिर हम देखेंगे इन सभी आधारों पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। आइए सबसे पहले देखते हैं हम धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं को हवा में गर्म करने पर वे हवा की ऑक्सीजन से संयोग करती हैं और धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। कमरे के तापमान पर सोडियम धातु हवा की ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और हवा में खुले छोड़ देने पर सोडियम धातु आसानी से जलने लगता है। इसीलिए इस दुर्घटना को टालने के लिए प्रयोगशाला में तथा अन्य स्थानों पर सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम के ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं। उनकी पानी के साथ अभिक्रिया होकर सोडियम के क्षार का निर्माण होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या दे रहा है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार है। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अगला टॉपिक है हमारा धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया, जिसे हम एक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। इस प्रयोग में हमें जो पात्र लगेंगे वो इस प्रकार हैं: शंक्वाकार पात्र, चिमटा इत्यादि और कुछ धातुओं के नमूने। सबसे पहले हमें प्रत्येक धातु का टुकड़ा लेकर ठंडे पानी से भरे हुए अलग अलग शंक्वाकार पात्र में डालना है और फिर देखना है कि किस धातु की पानी के साथ अभिक्रिया हो रही है, कौन सी धातु पानी पर तैरने लगी और वो क्यों तैर रही है। अपने परीक्षण को लिखने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम इन धातुओं की पानी के साथ बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम का पानी के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और कुछ मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम का पानी के साथ अभिक्रिया होने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं, साथ में ऊष्मा का निर्माण होता है। यह हमें कैसे मालूम होता है कि यहाँ पे ऊष्मा का निर्माण हो रहा है? क्योंकि निर्माण होने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है उसका तापमान बढ़ जाता है। अब कैल्शियम का पानी के साथ अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होता है। इस धीमी गति से अभिक्रिया होने के कारण निर्माण होने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे कि कैल्शियम हल्का होकर ऊपर पानी पर तैरना शुरू कर देता है। दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न आता है कि कैल्शियम के टुकड़े पानी से अभिक्रिया करने पर ऊपर पानी की सतह पर तैरना क्यों शुरू कर देते हैं। यह प्रश्न कारण बताओ के लिए आता है, जो कि 2 या 3 नंबर के लिए होता है। कैल्शियम पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फिर एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता इन धातुओं के न ठंडे पानी से अभिक्रिया होती है और न ही गर्म पानी से अभिक्रिया होती है,
तब इसकी अभिक्रिया करवाने के लिए पानी की वाष्प का इस्तेमाल किया जाता है। यह अभिक्रिया का परीक्षण करने के लिए आकृति में दिखाए अनुसार पूरे सामग्री का व्यवस्थापन किया जाता है। जिस परख नली में धातु का नमूना लेना होता है, उस परख नली में एक पानी का भिगोया हुआ कपास का टुकड़ा या ऊन का टुकड़ा रखा जाता है और फिर उसके बीच में धातु का नमूना रखते हैं। टेस्ट ट्यूब को कॉर्क की सहायता से बंद किया जाता है तथा उसमें गैस के निकासन के लिए पतली सी नली लगाई जाती है। एक दूसरे बीकर में पानी लेकर उसके अंदर गैस निकासन नली का मुंह खोला जाता है। जब गीले ऊन के टुकड़े को गर्म किया जाता है, तब उसमें उपस्थित पानी का वाष्पीकरण होकर वाष्प का निर्माण होता है। वह वाष्प धातु के नमूने से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे एल्यूमिनियम पानी से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। उसी प्रकार आयरन पानी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जिंक यह पानी से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। दोस्तों, पानी से अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो धातुओं की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर होती है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उसके बाद है सोडियम, जो कि ठंडे पानी से ही अभिक्रिया कर ले रहा है। उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को अभिक्रिया करने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ठंडे और गर्म दोनों ही पानी से अभिक्रिया नहीं करते। इन्हें अभिक्रिया करने के लिए पानी के वाष्प की आवश्यकता होती है। पानी के वाष्प से अभिक्रिया क्यों कर लेते हैं? क्योंकि पानी के वाष्प के अंदर गुप्त ऊष्मा भी होती है। अगला देखते हैं हम धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर धातुओं के सल्फेट का निर्माण होता है, जबकि धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर धातुओं के क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार धातुओं का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर धातुओं के नाइट्रेट लवण का निर्माण होता है। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और यहाँ पे अभिक्रियाशीलता की क्षमता इस प्रकार होती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक और अंत में आयरन यानी लोहा। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के लिए आकृति में दिखाए अनुसार सामग्री का व्यवस्थापन करते हैं। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब आयरन क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी प्रकार जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक इसी प्रकार जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्यूमिनियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब एल्यूमिनियम सल्फेट का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फिर जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक उसी प्रकार जब आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो मुक्त हो रही है उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? उसका परीक्षण करने के लिए गैस निकास नली के सामने हम लोग जलती हुई मोमबत्ती या फिर जलती हुई दिया सलाई लेकर जाते हैं और वो दिया सलाई या मोमबत्ती फट के आवाज़ के साथ जोर से जलना शुरू कर देती है। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि अंदर निर्माण होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। अब देखते हैं हम लोग धातुओं की
नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातुओं के नाइट्राइट लवण का निर्माण होता है। साथ ही नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कॉपर की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कॉपर नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। साथ ही कुछ मात्रा में जल का निर्माण भी होता है। ठीक उसी प्रकार कॉपर की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है और साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ पानी के कुछ अणुओं का निर्माण भी होता है। एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में यहाँ पे आपको दिया गया है अम्लराज के बारे में। अभी अम्लराज क्या होता है? अम्लराज यह अत्यधिक क्षरणकारी एवं सधूम द्रव है। सधूम यानी उसमें से हमेशा धुएं के प्रकार का एक फ्यूम निकलता रहता है। सोना, प्लेटिनम इन राज धातुओं को पिघला सकने वाले कुछ अभिकारकों में से यह एक है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि यह अत्यधिक क्षरणकारी होता है। सोना, प्लेटिनम जो कि किसी भी परिस्थिति में किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, वह भी इसके साथ अभिक्रिया करता है और पिघल जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मानव के शरीर पे यह एसिड गिरता है तो यह कितना हानिकारक हो सकता है। इसे बनाने के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की 3 संबंधी 1 अनुपात में लेकर अम्लराज का ताज़ा मिश्रण तैयार करते हैं। ताज़ा मिश्रण बिल्कुल पानी की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट, और जैसे जैसे समय बीतता है यह हल्के नारंगी रंग का और गाढ़ा नारंगी रंग का होते जाता है। और इसके इसी गुणधर्म के कारण सोना, चांदी जैसे गहनों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। यह हमें एक प्रयोग के रूप में दिया गया है। सामग्री में तांबे की तार, लोहे की कील और साथ में शंक्वाकार पात्र इसका इस्तेमाल किया गया है। रासायनिक पदार्थ के रूप में लिया गया है आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब यहाँ पर देखिए, कॉपर है और कॉपर सल्फेट है, आयरन है और आयरन सल्फेट है। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे तांबे की स्वच्छ तार और लोहे की स्वच्छ कील लेते हैं। तांबे की तार फेरस सल्फेट के विलयन में डालते हैं और लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। साधारणतः 20 मिनट के बाद इसका निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि आयरन की जो कील थी, जो लोहे की कील थी, उस पर भूरे रंग का कॉपर जमा हो गया है, लेकिन तांबे की तार वाले परख नली में कोई अभिक्रिया नहीं होती। इससे हम यह कह सकते हैं कि आयरन जो है, लोहा जो है, वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण ही कॉपर सल्फेट में से कॉपर को वो रिप्लेस कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, जबकि फेरस सल्फेट में कॉपर फेरस को यानी आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाता। अर्थात आयरन जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है जो कि आपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पाठ में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। साधारणतः राजवायु यानी समूह 18 के तत्व जो कि गैस के रूप में अक्सर पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए हीलियम, नियान, आर्गन, जिसे कि आइडियल या फिर नोबल गैस भी कहते हैं, अक्सर राजवायु जैसी अधातुएं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। हमने धातुओं की अभिक्रिया में अभी तक देखा कि धातुओं के ऑक्सीकरण से धन आयन बनते हैं। यदि हम कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति पूर्ण करना इस प्रेरक शक्ति से धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया में भाग लेती हैं और अपने निकट के राजवायु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करती हैं। राजवायु के बाह्यतम कवच पूर्ण होने के कारण राजवायु रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम यह एक धातु है, क्लोरीन अधातु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 281 और उसकी संयोजकता कितनी है? 1। उसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 287, यानी इसके बाहर की कक्षा में संयोजकता कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं।
अब सोडियम को अष्टक की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा और क्लोरीन को अष्टक की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन का निर्माण करता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करता है। फिर इनके बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है और एक आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह एक प्रकार की धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम व पोटेशियम यह भी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ऐसे आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती, परंतु ऑक्सीजन, पानी व एसिड यानी अम्ल इन अभिकारकों के साथ सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती, अतः धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए इन अभिकारकों का उपयोग नहीं हो पाता। इसके लिए धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ होने वाली विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। यदि A इस धातु ने B इस धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित किया तो इसका अर्थ यह है कि A यह धातु B धातु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, जो कि हमने अभी कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट अभिक्रिया वाले प्रयोग में देखा। विस्थापन अभिक्रियाओं के अनेक प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने अभिक्रियाशीलता श्रेणी विकसित की। धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में की गई व्यवस्था को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के निम्न प्रकार से समूह बनाए गए हैं: अधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु। अधिक अभिक्रियाशील धातु में आते हैं पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम। मध्यम क्रियाशील धातु में आते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन और सीसा। कम अभिक्रियाशील में आते हैं तांबा, पारा और चांदी। जबकि बिल्कुल कम अभिक्रिया या फिर ना के बराबर अभिक्रिया करने वाले में आता है सोना और प्लेटिनम। दोस्तों, परीक्षा में 1 नंबर के लिए धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी लिखने के लिए प्रश्न जरूर आता है, इसे आप अवश्य तैयार कीजिए। अगला टॉपिक है हमारा अधातुओं की रासायनिक गुणधर्म। अधातु अर्थात भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में कम समानता वाले तत्वों का समूह। अधातुओं को ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश का निर्माण करते हैं, अर्थात ऋण आयन का निर्माण करते हैं। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर अम्लधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात इन अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं इनको पानी में मिलाने पर अम्ल का निर्माण होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इन ऑक्साइड्स को जब पानी में मिलाया जाता है तो कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रकार के अम्लों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन हैलोजन अपवाद है। हैलोजन अर्थात समूह 17 के तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एटसेट्रा। उदाहरण के लिए क्लोरीन जब पानी से अभिक्रिया करता है तो हाइपोक्लोरस एसिड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब देखते हैं अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुओं की तनु अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन हैलोजन यहाँ पर भी अपवाद है। उदाहरण के लिए क्लोरीन की तनु हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ब्रोमीन का जलीय विलयन निर्माण होता है। नेक्स्ट वन है हमारा अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। विशिष्ट परिस्थितियों में अर्थात जब अनुकूल तापमान हो, अनुकूल दाब हो और साथ में उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाए, तो इस अवस्था में अधातुओं की
हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है। जैसे सल्फर का हाइड्रोजन से अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर अमोनिया का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय।